साथियों नमस्कार। साथियों हम अक्सर अपने वीडियोस में जिक्र करते हैं किस तरह से कम्युनिज्म, किस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस, किस तरह से अलग अलग ताकतों का इन्फ्लुएंस हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है। ऐसा ही एक इन्फ्लुएंस नेपाल को भी लंबे समय से खोखला कर रहा है। प्लस नेपाल के लोग अब इस बात से तंग आ चुके हैं कि कम्युनिज्म में रह करके वो न सिर्फ अपने कल्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बल्कि उनका कुछ विकास भी नहीं हो रहा। जी हाँ, नेपाल इस चीज का उदाहरण है हमारे सामने, किस तरह से वेस्टर्न पावर्स ने, वेस्टर्न सिस्टम ने नेपाल को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया, किस तरह से चाइना के कम्युनिज्म ने नेपाल को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया। और अब नेपाल के लोग समय समय पर सड़क पर आकर के इस बात की मांग कर रहे हैं कि जैसे पहले वहां पर राजशाही होती थी, वहां पर राजा होते थे और राजा नेपाल को चलाते थे, उसी प्रकार से दोबारा से वहां पर राजशाही को स्थापित किया जाए। पूरी तरह से ना सही तो कम से कम ऐसा कर दिया जाए जैसा ब्रिटेन में आज होता है। ब्रिटेन में भी आज चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन ब्रिटेन का जो हेड है वो एक राजा होता है, इसलिए इसको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। तो नेपाल चाहता है कि उसके पास भी ऐसा ही सिस्टम वापस आ जाए। ऐसी कई खबरें पिछले दिनों मीडिया में रही हैं। हमारे यहाँ तो क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए उतना ज़्यादा चर्चा में देखने को नहीं मिलता, लेकिन नेपाल में आप देखेंगे तो बार बार खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो दोबारा से मोनार्की लाना चाहते हैं, राजशाही लाना चाहते हैं। और नेपाल जो कि एक हिंदू राष्ट्र था, है, वो अपने आप को हिंदू राष्ट्र के रूप में ही दुनिया के सामने पेश करना चाहता है, अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है पूरी तरह से। जी हाँ, नेपाल में समय के साथ मोनार्कियल सिस्टम को हटा करके वहां पर पार्लियामेंट्री कह लो या डेमोक्रेसी के नाम पर सिस्टम लाया गया। अब 2008 से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम भी चल रहा है। धीरे धीरे उस सिस्टम की वजह से हुआ यह है कि पब्लिक अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है वनस्पत मजबूत महसूस करने के, जैसा कि पहले करती थी, क्योंकि इस सिस्टम के तहत कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग किसी भी तरह से अपने आप को चुनाव में जितवा लेते हैं और फिर वो करते हैं जो ऊपर की ताकत है उनसे करवाना चाहती है। पहली बात तो जनता इस वजह से परेशान है, और दूसरा चूंकि ये चाइना के बगल में है, चूंकि वहां पर जितनी भी पार्टीज हैं वो सब की सब कम्युनिस्ट पार्टी हैं। नेपाल में अगर आप बात करें, चाहे प्रचंड की पार्टी हो, चाहे दहल की पार्टी हो, किसी की भी हो, सब कम्युनिस्ट पार्टीज हैं। और कम्युनिस्ट पार्टीज काफी हद तक चाइना के इन्फ्लुएंस में रह करके काम करती हैं, जो कि आपको पता है उसके बॉर्डर, नेपाल एक ऐसा देश है, एक तरफ चाइना और एक तरफ भारत, इस तरह से बॉर्डर बनाता है। तो चाइना के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण इनका जो कल्चर है, इनकी जो कल्चरल रूट्स हैं, उनसे भी इन्हें दूर करती है वहां के लोगों को। कम्युनिस्ट विचारधारा ये कहती है, मैं कई वीडियोस में इस बात को पहले बता चुका हूं, कई लोगों को लगता था कि मैं पता नहीं क्या कह रहा हूं, लेकिन अब उन सब के प्रमाण हमको मिलने लगे हैं, देखने को मिल रहे हैं ऐसे केसेस जहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा देश को कैसे अंदर से प्रभावित करती है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा आपसे कहेगी ये धर्म वगैरह कुछ नहीं होता, क्या आप हिंदुइज्म करते रहते हो, क्या मंदिर करते रहते हो, क्या संस्कृति वगैरह करते रहते हो, कुछ नहीं होता इनसे, स्कूल बनाओ, एजुकेशन पे बात करो, ये हॉस्पिटल पे बात करो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं और जनता को दूर कर देते हैं अपनी कल्चर से, अपनी जड़ों से। और जैसी जनता दूर होती है तुरंत इन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इनको अपने अनुसार चलाते हैं, जैसे चाइना करता है। सेम नेपाल के लोगों के साथ हो रहा है। जी, ये वहां के लोग महसूस कर चुके हैं। कम्युनिस्ट कल्चर ये भी कहता है कि आप धन का संचय मत करिए, धन को जोड़िए मत। अब धन को नहीं जोड़ेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा, जबकि हमारा हिंदू कल्चर ये कहता है, या कल्चर कह लो, या हमारी जो हिंदू कल्चर को फॉलो करने वाली महिलाएं हैं, महिलाओं में आपने एक चीज देखा होगा, वो सोने को एकत्र करके रखती हैं, गहने बनवा लेती हैं, चैन बनवा लेती हैं, कंगन बनवा लेती हैं, इस प्रकार से वो वेल्थ को इकट्ठा करके रखती हैं। और हमारे मंदिरों में भी सोने के कई सारे मुकुट चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर कोई और आभूषण चढ़ाए जाते हैं, मंदिरों में भी सोने का भंडार रहता है, आपने ये चीज जानी होगी। और ऐसा पाया गया है कि भारत के मंदिरों में जो सोने का भंडार है, जी इस फैक्ट को सुनिएगा, भारत के मंदिरों में जो सोने का भंडार है वो यूएस के सोने के, जो गोल्ड के रिजर्व होते हैं ना उनके इकोनॉमिक टर्म्स में, यूएस के जो सोने के भंडार हैं, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है यूएस के सोने के भंडार, उनसे 3 गुना ज्यादा है। जी, ये हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की ताकत है। इस चीज के खिलाफ है चाइना की कम्युनिस्ट विचारधारा, इस चीज के खिलाफ है वो कम्युनिस्ट विचारधारा जो नेपाल में फैली हुई है। और वहां के लोगों को इसी चीज से दूर किया जा रहा है कि तुम ये सब जोड़ो मत, खर्च करना सीखो, मेहनत करना सीखो, बराबर बराबर सब में बांटना सीखो, एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बांटो सब में, बांटो सब में। वही वाली बात,
जैसे हमारे देश में होता है, या तो फ्री फ्री फ्री, या हम एक जगह से पैसा लेंगे सब में बांट देंगे, एक पर्टिकुलर समाज में बांट देंगे, समुदाय में बांट देंगे। ऐसा चुनाव में आजकल चल रहा है। सेम नेपाल में बात चलती आ रही है। सेम वहाँ के लोग अपने आप को उस तरह से प्रताड़ित या पीड़ित महसूस कर रहे हैं जी। तो नेपाल एक ऐसा केस बनता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहां पर यह बात भी निकल करके सामने आई है कि वहां के लोग दोबारा से पुराने जो उनके किंग थे, जो लास्ट किंग ऑफ नेपाल जिन्हें कहा जाता है, ज्ञानेंद्र जी, उनको वापस किंग बनाना चाहते हैं। ज्ञानेंद्र जी किसी एक जगह से रैली से निकल रहे थे, वहां पर लोगों ने उनको घेर लिया और मांग करने लगे कि आप दोबारा से राजशाही पर आइए, हम चाहते हैं कि आप ही आए, क्योंकि आपके रहने पर हम ज्यादा अपने आप को सहज महसूस कर रहे थे। और ज्ञानेंद्र जी काफी अच्छे किंग माने जाते हैं, नेपाल के लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इन्होंने नेपाल के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका बेटा है पारस, उसको लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि पारस कई बार शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ पाया गया, एक बार उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। अब चूंकि राजा का बेटा है तो उससे कोई कुछ कह नहीं सकता। लोग पारस को पसंद नहीं करते और लोगों को ऐसा भी लगता है कि कल को जब ये रिटायर हो जाएंगे या ये नहीं रहेंगे तो पारस को ही किंग बनाया जाएगा, और पारस एज अ किंग अच्छा नहीं है। ये एक वहां पर मसला है, पर लोग चाहते हैं कि वापस ये आ जाए। लोग इतना परेशान हो चुके हैं इस वेस्टर्न कल्चर से, इस वोकिज्म से। वोकिज्म पे मैंने एक वीडियो भी बनाया। तो नेपाल एक क्लासिक एग्जाम्पल निकल करके आ रहा है कि भारत को कैसा होना चाहिए था। हमसे बेहतर तो नेपाल है, कम से कम अपने मूल्यों की, अपने सांस्कृतिक विरासत की, अपने कल्चर की, अपने हिंदुज्म की वैल्यू समझ रहा है और उसे बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, छोटे मोटे ही सही लेकिन प्रोटेस्ट कर रहा है। और भारत में तो ऐसी बात कर दो, तुम किस तरह की ढकियानुसी बातें कर रहे हो, किस जमाने में जी रहे हो, ऐसा कह दिया जाता है। वहां के लोग आज भी चाहते हैं कि उसी कल्चर को फॉलो करें जिस कल्चर ने उनको बनाया है। वहां के लोग ये वेस्टर्न कल्चर में नहीं फंसना चाहते जो ब्रिटेन या अन्य बड़े बड़े देश वहां पर थोपना चाहते थे लंबे समय से। वहां के लोग चाइना से भी खौफ खा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि चाइना करना क्या चाह रहा है। चाइना के बारे में आपको पता होगा, चाइना अपनी BRI पद्धति के जरिए पूरे नेपाल में धीरे धीरे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम क्यों पकड़ बना रहे हो? खैर, पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे होगा ये कि अगले 5-6 साल में BRI, जो आपको पता होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना जो पूरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास कर रहा है एक सड़क और जल मार्ग के जरिए, वो एक्चुअली जोड़ने का प्रयास नहीं है, वो दुनिया पर कब्जा करने का प्रयास है। दुनिया के उन छोटे देशों को कॉलोनी बनाने का प्रयास है जिनको चाइना दबा सकता है। कल को इन्हीं देशों का प्रयोग करके चाइना दुनिया में किसी न किसी को ब्लैकमेल करेगा, या हो सकता है कहीं छोटे मोटे युद्ध भी स्टार्ट कर दे। वो बात की बात है, चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, उसको एक्सपेंशन करना है, और ऐसे ही देशों का शिकार बनाता है जहां पर उस जैसी विचारधारा वाले नेता पाए जाते हों जिनको मैनिपुलेट करके वो वहां पर अपना एजेंडा चला सके। तो नेपाल में चाइना BRI तो प्रवेश करवा चुका है, नेपाल को BRI में जुड़वा चुका है। लंबे समय से आपने देखा भी होगा, नेपाल बोलता आया है कि भगवान राम तो नेपाल के हैं, ये चीज तो नेपाल में पहले आई थी, भारत का ये हिस्सा तो नेपाल में आता है। कभी आपने देखा होगा नेपाल ने नया मैप जारी कर दिया जिसमें भारत के कुछ हिस्से दिखाए जा रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि भगवान राम को नेपाल का बताया जा रहा है। ऐसी कई चीजें बीच में आई थी 3-4 साल पहले। हर चीज नेपाल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति नेपाल से हुई है। एक्चुअल में ये सारी जो बातें हैं ये चाइना के इन्फ्लुएंस में बोली गई थी, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट विचारधारा का है, सेम बात। और जो नेता इस चीज के बारे में बोल रहा था वो प्योर कम्युनिस्ट नेता है। इस तरह की विचारधारा से नेपाल के भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे जो लोग मधेसी रीजन में रहते हैं। मधेसी रीजन वो रीजन है जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर का रीजन है, जो प्लेन एरिया है। वहाँ पर कहने को तो नेपाली हैं वो लोग, लेकिन सब भारत के ही लोग हैं। आपस में शादियाँ भी कर लेते हैं, बिहार के कई लोग वहाँ शादी कर लेते हैं, यूपी के कर लेते हैं। तो जब इस तरह के बयान दिए जा रहे थे तो वो लोग सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, और यही कारण है कि उनकी सरकार फिर बाद में चली गई थी, ओली जी की, आपने सुना होगा। तो एक सरकार जाने से कुछ नहीं होता, दूसरी सरकार आएगी, कोalition गवर्नमेंट बनी, तब भी उसमें एक ना एक पार्टी कम्युनिस्ट रहेगी, तब क्या करोगे आप? इस कम्युनिज्म से कब तक बचोगे? ये आपको कभी ना कभी जकड़ लेगा। और चाइना BRI के माध्यम से, कम्युनिज्म के माध्यम से अगले 5-6-7 साल में नेपाल पे कब्जा भी कर सकता है, उसको अपनी कॉलोनी भी बना सकता है पाकिस्तान की तरह। क्योंकि चाइना के ही माओ जेडोंग का सपना था कि हमको 5 फिंगर्स और पाम चाहिए। पाम क्या है? तिब्बत। 5 फिंगर क्या है? लद्दाख, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, फिर है सिक्किम, और फिर है अरुणाचल, और इन्हीं 5 में से एक है नेपाल। तो नेपाल पर कब्जा बनाने की या करने की पूरी कोशिश चाइना कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेपाल के लोग इस बात को समझ रहे हैं और वहाँ के बिकाऊ नेता इस बात को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
तो हमें इस बात से सचेत होना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे देश में भी क्या ऐसे नेता हैं जो ऐसी भाषा बोलते हो जो चाइना को पसंद आती हो। हमारे देश में भी क्या ऐसे पत्रकार हैं जो चाइना की कभी बुराई करना नहीं चाहते। हमारे देश में भी क्या ऐसी न्यूज़ एजेंसियां हैं जो चाइना से फंड लेती हों। क्या हमारे देश में भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो चाइना या किसी और देश से फंड लेकर के यहाँ पर एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे देश में भी क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, जिससे कि कम्युनिस्ट पार्टीज का सहारा लेकर के सरकार बनानी पड़े और बनी हुई सरकार थोड़ी दबी रहे। इस पर आप विचार करिए। नमस्कार।